हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी बुक विषय विज्ञान के चैप्टर 1 का पार्ट 2 आज हम शुरू करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, मतलब पदार्थ की कंडीशन कि पदार्थ हमें किस किस रूप में मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखो, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ठोस क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल ले लो, मेज, कुर्सी, ईंट, पत्थर, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ है। द्रव क्या है हमारा? जैसे हमारा पानी, तेल और चीज़ें जो हमारी वसा, मतलब जिसमें बहने का गुण हो, वो क्या होते हैं? हमारे द्रव होते हैं। गैस क्या होती है? जैसे हमारी वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो हमारी क्या है? गैस है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम ठोस अवस्था। क्रियाकलाप 1.9 से समझने की कोशिश करेंगे कि ठोस होते क्या है। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्र करें, जैसे पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन सब को क्या करें? इकट्ठा कर ले। और फिर क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करेंगे। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इस पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? मतलब आपस में मिलना, विसरण का मतलब। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? मतलब ये अपना आकार बदलते हैं या नहीं बदलते हैं? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़न होता है। मतलब ना के बराबर इनका संपीड़न होता है, इनके आकार में बदलाव होता है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार करते हैं। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इनका आकार
बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? किसी आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? ये ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? अब इन पर विचार करेंगे कि ये क्या है। हमारे सभी ठोस है क्योंकि ये सभी पदार्थ क्या है? हमारे ठोस है। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। मतलब जैसे पहले था वह ऐसा ही बन जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, जो रबर बैंड होता है। मतलब रबड़ जो खींचते हैं हम। आप चाहे हम शर्करा मतलब चीनी या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखे, मतलब डब्बे में, इसके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते, इसके दानों के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। ये तो थी हमारी ठोस अवस्था। जैसे बताया था, ठोस अवस्था कैसे होती है? जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम द्रव अवस्था। क्रियाकलाप से समझने की कोशिश करेंगे। पहले 1.10 निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्र करें: जल, खाना बनाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय मतलब ठंडा जल। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने से क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः मतलब नंबरवार से एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? मतलब जो पानी था हमारा वो घटाया बढ़ाया या एक जैसा है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? ये कुछ सवाल है, इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव मतलब जैसे पानी, दूध या जूस वगैरह होते हैं, सब द्रव होते हैं जो बह सकते हो, जिसमें बहने का गुण हो। द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसका आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है मतलब बहने का गुण होता है, और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। कह सकते हैं कि जो हमारा द्रव होते हैं वो क्या करते हैं, उनका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है। उन्हें जिस बर्तन में डाला जाता है वे उसी के आकार के बन जाते हैं, लेकिन रहता है इतना का इतना ही जितना है वे पहले था। अब क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है, मतलब मिलना इनका संभव है। वातावरण की गैसें
विसरित होकर जल में घुल जाती है। जो हमारी वातावरण की गैसें है वो विसरित होकर मतलब फैलकर क्या होती है, जल में घुल जाती है, पानी में। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, मतलब मिल जाते हैं वे। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, मतलब मिलने की दर ज़्यादा होती है, ज़्यादा तेज़ी से मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र मतलब आज़ाद रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान भी अधिक होता है। अब तक हमने समझा कि द्रव अवस्था क्या थी। जैसे हमारे बहने वाले पदार्थ है, पानी है, जूस है, दूध है, तेल है, तो ये क्या हुए हमारे, ये सारे हमारे द्रव हुए। ठीक है, तो इनके जो हमारे कण होते हैं वे स्वतंत्र रूप से आज़ाद रहते हैं। तो जो द्रव होते हैं उनका आयतन क्या होता है, हमारा आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या होती है? आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। ठीक है, ये जब कोई गुब्बारा वाले दिखे उससे तुम्हें ये पता करना है। वैसे तो उसमें हीलियम गैस होती है सिलेंडर में। ठीक है, और ये पता करना है कितने गुब्बारे भरता है वे। अब हम क्रियाकलाप के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे। 1.11 100 ml की 3 सिरिंज ले और उसके सिरे को रबड़ के कार्क मतलब डांट से बंद कर दे, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा ले, मतलब जैसे दाब डालते हैं ऊपर सिरिंज में, इंजेक्शन में। पहली सिरिंज में हवा रहने दे, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दे। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाए। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा ले, जिससे क्या होगा, वो आसानी से उसमें चला जाएगा। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें, मतलब उस पर दाब डाले। गया ऊपर ये एक इंजेक्शन के तरीके का है। ऊपर पिस्टन है और नीचे इसमें गैस भरी हुई है और नीचे रबड़ कार्क लगा हुआ है। ऐसी गैस की जगह यहाँ पर द्रव और फिर चौक के टुकड़े कुछ। आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? आपने परीक्षणों से आपने क्या अनुमान लगाया? आपने क्या अनुमान लगाया कि जो हमारी जिसमें गैस थी उसमें आसानी से पिस्टन आसानी से चला गया, और जिसमें हमारा द्रव था उसमें थोड़ी और मुश्किल से, और जिसमें चौक के टुकड़े थे उसमें आगे को
बहुत मुश्किल से गया पिस्टन नीचे की ओर। हमने देखा कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एलपीजी, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस का उपयोग होता है। जैसे कार देखी होगी, वे क्या करती है, सीएनजी से चलती है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब क्या है, जो हमारा ज़्यादा है लेकिन आयतन गैस का, लेकिन क्या करते हैं उसे संपीड़न करके उसे थोड़े आयतन वाले में भरा जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। जब हमारे घर में कोई चीज़ बनती है, खाना बनता है, तो दूर से हमें उसकी सुगंध आने लगती है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों मतलब बहुत थोड़े टाइम में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के विसरण से करें, मतलब फैलने से, मिलने से, वायु में मिलन हुआ है खाने की सुगंध का, से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाली स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, मिलन बहुत तेज़ी से हो जाता है। अब इसमें चित्र में दिखाया गया है, जो हमारी एक प्लेट है वो ठोस है, उसके दूसरे ए वाले चित्र में दिखाया गया है उसके कण बहुत पास पास है। ऐसे हमारे इसमें जो एक मग सा रखा हुआ है जार, इसमें द्रव भरा हुआ है, तो इसमें जो पानी है उसके कण थोड़े दूर दूर है, जो बी चित्र दिखाया गया है। ऐसे ही जो हमारी गैस अवस्था है, इसमें गुब्बारा लिया गया है और इसमें जो गैस भरी हुई है, इसमें जो दिखाए गए इसके कण वे बहुत दूर दूर है, चित्र सी में। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो जो हमारी गैस अवस्था होती है उसमें रिक्त स्थान ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत द्रव और ठोस की, और द्रव में ठोस से ज़्यादा होता है। अब हम गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित मतलब जिगजैग तरीके से किसी भी दिशा में जा सकती है। जो कण होते हैं हमारे, उसके बहुत छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कण, वो गति क्या करते हैं, अनियमित तरीके से करते हैं चारों दिशाओं में, और अत्यधिक तीव्र मतलब बहुत तेज होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बढ़ता है या बनता है। तो क्या करें, जब हम किसी सिलेंडर में या किसी भी चीज़ में गैस को भरते हैं तो वो क्या करता है, गैस उसके दीवारों पर दबाव डालता है, जिससे उसके
जहाँ को भी उसे जगह मिलती है वहाँ को वह निकलने लगता है, जैसे हमारे सिलेंडर में होता है, ऊपर उसके ऊपर से निकलने लगता है जहाँ पर हम गैस के चूल्हे का लगाते हैं, गैस के चूल्हे को। अब हम पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जैसे हमारा ठोस है वो द्रव में बदल जाए, और द्रव जैसे गैस में, या गैस द्रव में और द्रव से ठोस में, ये पढ़ेंगे। अपने परीक्षणों से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जो हमारा जल है वो पदार्थ की तीनों वस्तु की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे जो हमारा ठोस होता है उसमें पानी का उदाहरण क्या है, हमारा बर्फ है। और द्रव में हमारा जल, या जिसे पानी बोलते हैं। और गैस में जैसे जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प जो हमारी भाप होती है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कण पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? अब क्या करेगा हम? तापमान परिवर्तन का प्रभाव। इस पे हम, अगर हम तापमान बढ़ाए, मतलब गर्मी बढ़ाए या घटाए, तो उस पर हमारा पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके परिवर्तन पर। अब क्रियाकलाप 1.12 लेते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं क्रियाकलाप के द्वारा। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर ले। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। मतलब जब हमारा जो बर्फ था वो हमारा जल में, पानी में परिवर्तित हो जाए, जब उसका तापमान नोट करें, और पहले तापमान नोट करा था। अब ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें। जब तक जल उबलने ना लगे थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखे रहे, जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। पहले क्या था, हमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया और उसे हमने गर्म करना शुरू कर दिया, वो द्रव में बदल गया, मतलब पानी बन गया उसका। और फिर उसे और गर्म किया तो वो जलवाष्प में बदल गया, मतलब भाप में बदल गया। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब उसके कणों में तेजी आ जाती है, वे इधर उधर चलना स्टार्ट हो जाते हैं उसके कण। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा मतलब गर्मी, हीट के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा, ताकत, कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर
अधिक स्वतंत्र होकर मतलब आज़ाद होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जो ठोस है हमारा, उसे जब हम लगातार गर्म करते हैं तो क्या होता है, द्रव में मतलब बदल जाता है। इसमें ये चित्र दिखाए गए हैं, पहला वाला बर्फ से द्रव पानी में बदला और फिर पानी से जलवाष्प में। ठीक है, देख लियो। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। मतलब जिस तापमान पर जो ठोस है हमारा वो पिघलकर द्रव में बन जाता है, द्रव बन जाता है, वो क्या कहलाता है, उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, मतलब जिस पे वो गलना स्टार्ट हो जाता है, ठोस जो होता है, जैसे हमारा बर्फ होता है, उसे हम हीट देते हैं थोड़ी सी तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। जैसे हम खुले में छोड़ देते हैं तो वातावरण की हीट लेकर पिघलना शुरू होता है, वो उसका गलनांक होता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मतलब उसके जो कण हैं वो कितने बल से बंधे हुए हैं। अब देखते हैं बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक 273.273.15 केल्विन, ये के का यहाँ पर केल्विन है मतलब। ठीक है, ये बर्फ का गलनांक है 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। जो हमारी ठोस से जो गलने की प्रक्रिया होती है, ठोस से द्रव में अवस्था में बदलने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम, संगलन। संगलन की परिभाषा बनती है यहाँ से। ठीक है, तो संगलन की अगर आए कि संगलन क्या होता है, तो गलने की वह प्रक्रिया जिस पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, संगलन कहलाता है। और हमारा बर्फ़ का गलनांक, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें कितना होता है, 273.15 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि केल्विन केल्विन एक पैमाना होता है, मात्रक, मतलब तापमान को मापने का। तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन के है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। मतलब जो डिग्री अगर सेल्सियस में जाए तो ये 273.15 के बराबर होता है। लेकिन सुविधा के लिए क्या करते हैं हम, इसे सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्ण बनाकर क्या करते हैं, इसे हम 273 मान लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या मान लेंगे हम, आसान करने के कैलकुलेशन, तो 273 केल्विन मापते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, सेल्सियस में केल्विन से सेल्सियस में बदल रहे हैं तो हमें 273 को घटाना है। और अगर क्या कर रहे हैं, सेल्सियस से केल्विन में बदल रहे हैं तो हमें क्या होगा, 273 में जोड़ देना चाहिए जो हमारा सेल्सियस में तापमान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहते तक हो गया था। अब यहाँ से पढ़ेंगे, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। जो हमारी उसमें ऊर्जा है वो कहाँ चली जाती है। मतलब उसमें का मतलब जो हमारी हीट है, गर्मी है, और ऊर्जा मतलब ताकत। मतलब जैसे हमें सूर्य से मिलती है या हमें आग जलाते हैं उससे मिलती है। ठीक है, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान
आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल मतलब एक दूसरे से जो आकर्षण बल है उनका का वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। मतलब उसकी अवस्था में बस उसके कणों को वशीभूत मतलब अपने कब्जे में लेने के बाद वश में करने के बाद क्या होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो उसमें क्या का प्रयोग होता है हमारी ऊष्मा का। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेता है मतलब बर्फ चूस लेता है या अपने अंदर समा लेता है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी पदार्थ में छुपी हुई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा बनती है। मतलब उसमें अंदर छुपी हुई है जो उस पदार्थ में। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर दर में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब क्या है इसमें जो हमारा वायुमंडलीय दाब है मतलब वातावरण का वायु का दाब होता है वो 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर मतलब गलाने पर दर में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र मतलब आज़ाद हो जाते हैं। उसके कण जो पदार्थ के कण हैं वे आज़ाद होते हैं। इतनी ऊष्मा हो जाती है उसमें एक टाइम पर तो वे अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। जो हमारा द्रव्य है वो गैस में बदलना शुरू होता है। जैसे हम पानी गर्म करते हैं लगातार उसे गर्म करते रहते हैं तो हमारी भाप बननी शुरू हो जाती है और जिस पॉइंट पर वो भाप बनना स्टार्ट होता है उस पॉइंट की बात चल रही है कि वो आज़ाद होते रहते हैं लगातार द्रव से निकलकर कण अपने आज़ादी से गति करने लगते हैं। वायुमंडलीय दाब जो वायुमंडल का दाब होता है प्रेशर पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। मतलब जब हमारा जो द्रव होता है वो जिस बिंदु पर उबलना शुरू हो जाता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। मतलब उबलने को क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं मतलब भाप में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन या कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। हमने 273 में 100 डिग्री सेल्सियस को ऐड करा तो कितना हुआ 373 हो गया बराबर क्या 273 प्लस 100 तो कितना हो गया 373 केल्विन। क्या आप
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसा हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। मतलब ऐसे ही परिभाषित होगा जैसे प्रसुप्त ऊष्मा है, वही है इसकी परिभाषा। ठीक है। 273 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प क्या हो जाती है हमारी के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, ताकत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लिया, मतलब ज़्यादा ऊष्मा ले लेती है। अब इसमें दिखाया गया एक चित्र, ये ठोस अवस्था है, उसे द्रव अवस्था में बदलने के लिए ऊष्मा दी गई और फिर द्रव से गैस में बदलने के लिए फिर ऊष्मा दी गई। और इसे अगर वापस करना है तो शीतलता मतलब ठंडा करना पड़ेगा इसे, और ठंडा करें पहले द्रव में बदलेगा और फिर ठोस में। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर बदल जाती है, गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। क्या होता है, जो कुछ पदार्थ होते हैं हमारे ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं द्रव में बिना बदले हुए, और फिर गैस से सीधा ठोस में। ऐसे ही हम क्रियाकलाप करेंगे। थोड़ा सा क्रियाकलाप 1.13। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड ले और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली, मतलब जो हमारे खाने के बर्तन होते हैं जिस पे जो चीनी के बर्तन बोले जाते हैं, मिट्टी के, जिन पे सफ़ेद सी कलाई की होती है, में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। जैसे इसमें दिख रहा है, ऊपर रुई का टुकड़ा है और बीच में क्या उल्टा रखा हुआ कीप, ये पूरा जिसे फूल बोलते हैं तेल वगैरह का। ठीक है। और इसमें चीनी मिट्टी की प्याली में जो हमने लिया पदार्थ कपूर। ठीक है। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब जब द्रव में नहीं बदला तो क्या हुआ, ठोस था जो हमारा कपूर की टिकिया या अमोनियम क्लोराइड था, वो क्या हुआ, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर ऊर्ध्वपातन की परिभाषा आए तो क्या होगी, मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो जैसे पहले क्या है, हमारी ठोस से हमारी गैस में बदला, बिना द्रव में बदले, उसे क्या गए ऊर्ध्वपातन। और जब हमने फिर से गैस को ठंडा किया, वो क्या में बदल गया, ठोस में बदल गया, तो इस प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहेंगे। ये ऊर्ध्वपातन की भी परिभाषा है और निक्षेपण की भी। अब करेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाना
लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो सकता है? जैसे इसमें एक उदाहरण दिया, सबसे पहले इसमें हमारे 3 पिस्टन लिए, इसमें क्या करा, जो ऊपर से एक सिलेंडर है उसमें दाब डाला, तो ये कम दाब डाला, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, तो मतलब क्या हुआ, उसका संपीड़न होकर कम जगह में, मतलब कम सिलेंडर में आ गई वो चीज़। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस दर में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर मतलब एटीएम हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ये एटमॉस्फेयर क्या है? वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। जो हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम शुष्क बर्फ मतलब सूखी बर्फ कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा होती है। ठीक है, जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।